Hello students, welcome to the video lecture of subject Principle of Business Organization BCom Part 1 Semester 1. Today we will start with the important topic of our fourth unit, that is how to prepare a business plan. आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि अगर फिजिबिलिटी स्टडी का आंसर अगर यस आता है then we should go with the process of preparing a business plan. A business plan क्या है? तो बेसिकली ये कुछ चैप्टर्स इंक्लूड जिसमें होते हैं, ऐसा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो हमें इन्वेस्टर के पास में या बैंक के पास में प्रेजेंट करना पड़ता है और जिसके बेसिस पे हमारे प्रोजेक्ट को सैंक्शन लेटर मिलके फंड्स का क्या है प्रोविज़न होता है। इसके बेसिस पे हम हमारे आइडियाज़ को क्या है प्रैक्टिकल इसमें क्या है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज को क्या है हम शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस प्लान। क्या बोला गया है कि इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द बिजनेस। ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो बिजनेस के व्यवसाय के स्वरूप को दर्शाता है। द सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, चीज़ें कैसी बेची जाएंगी, उसका मार्केटिंग किस प्रकार से किया जाएगा, एंड द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा और जो हमने लोन लिया है उसका रिपेमेंट भी कैसा किया जाएगा, एंड कंटेनिंग अ प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इसमें मेंशन करना पड़ता है, दैट इज़ द प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बिजनेस को BEP मतलब ब्रेक इवन पॉइंट कंडीशन अचीव करने के लिए क्या समय लग सकता है और क्या % कैपेसिटी पे बिज़नेस को क्या है चलाया जा सकता है। सो ये डिफिनेशन अपने आप में पूरे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है, सारे फंक्शंस, सारे चैप्टर्स, सारी चीज़ें जो बिज़नेस प्लान में क्या है इंट्रोड्यूस होना चाहिए या इन्वॉल्व होना चाहिए। सो कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं उसके बारे में। जैसे बिज़नेस प्लान क्या है, बेसिकली इट इज़ अ रोड मैप। ये एक ऐसा रोड मैप है जैसे आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप आपके साथ में मैप कैरी करते हो। आज तो ज़माना बदल गया है, आज हम क्या करते हैं आज हम गूगल मैप की मदद से कोई डेस्टिनेशन पे जाने के लिए तैयारी करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ रोड मैप दैट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन सो अ बिजनेस कैन प्लान इट्स फ्यूचर एंड हेल्प टू अवॉइड बम्प्स इन द रोड। कोई बिज़नेस को शुरू करने के लिए क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करना है और उस चीज़ को अचीव करने के लिए कौन सी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, ये भी हमें बिजनेस प्लान बताता है। द टाइम यू स्पेंड मेकिंग योर बिजनेस प्लान थ्रू एंड एक्यूरेट एंड कीपिंग इट अप टू डेट इज़ एन इन्वेस्टमेंट दैट पेज अ बिग डिविडेंड इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप बिजनेस प्लान प्रिपेयर करने में जेन्युइन हो या बिज़नेस प्लान प्रिपेयर करने में एक्यूरेसी अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो ये एक ऐसा सक्सेसफुल इन्वेंशन होता है जो आपको लंबे समय तक आपको क्या है डिविडेंड या प्रॉफिट को क्या है कमा के देता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि फिजिबिलिटी का स्टडी करने के समय या बिज़नेस प्लान बनाने के समय जेन्युइन रहे, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन इसके अंदर मेंशन ना करें। सो योर बिजनेस प्लान शुड कन्फर्म to generally accepted guidelines and regarding form and content. Each section should include specific elements and address relevant questions that the people who read your business plan will most likely to ask. जनरली बिजनेस प्लान्स को लिखने के समय कुछ डाउट्स या कुछ कंसेप्ट जो नेगेटिव है वो अवॉइड करना चाहिए। जनरली अ बिजनेस प्लान हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। आप जितना प्रिसाइज रहोगे उतना ज़्यादा इन्वेस्टर आपके बिज़नेस में या बिज़नेस प्लान में क्या है इंटरेस्टेड रहेगा फंड्स लगाने के लिए। सो सबसे पहला कंपोनेंट है बिजनेस प्लान का, दैट इज़ द टाइटल पेज एंड कंटेंट्स। टाइटल पेज में क्या रहेगा, सीधा सीधा अगर हम देख लेते हैं तो जो भी बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हो उसका नाम, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, जो बिज़नेस प्लान सबमिट कर रहा है उस व्यक्ति का नाम, कंपनी का अगर आपने लोगो डिज़ाइन किया है तो लोगो के बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी पार्टनर्स है उनके क्वालिफिकेशन के बारे में। सो एज अ बिजनेस प्लान शुड बी प्रेजेंटेड इन अ बाइंडर विथ अ कवर लिस्टिंग द नेम ऑफ द बिजनेस, द नेम ऑफ द प्रिंसिपल्स, उसका एड्रेस होना चाहिए, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, अगर वेबसाइट है तो वो, एंड द डेट
You don't have to spend a lot money on the fancy binder or cover. Your readers want a plan that looks professional. It is easy to read and is well put together. आप जो भी बिजनेस प्लान बनाओगे वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए. क्लासी लुक अगर उसको आप देते हो या बहुत ज़्यादा स्पेन प्रिंटिंग वगैरह पे करते हो तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़. सो द कंटेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इट इंक्लूड्स सेम इंफॉर्मेशन ऑन द टाइटल पेज. इफ़ यू हैव अ लोगो यू कैन यूज़ इट. अगर आपकी कंपनी का लोगो है, ट्रेडमार्क है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो. A table of contents follow the executive summary and statement of purpose so that the readers can quickly find the information or financial data they need. और टाइटल पेज के बाद में अगर आप एक टेबल के अंदर की इंफॉर्मेशन देते हो कि कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर मेंशन है, तो रीडर्स जो है या इन्वेस्टर्स जो है वो डायरेक्टली वो पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ सकते हैं. सो दे डोंट हैव टू गो टू द थ्रू आउट यूर बिजनेस प्लान. ओके, इसके बाद में आता है दैट इज़ एग्जीक्यूटिव समरी. ये पूरे बिजनेस को एक समराइज फॉर्म में क्या है बनाता है. हार्डली एक पेज का हो सकता है जो पूरे बिजनेस प्लान के बारे में एक इंफॉर्मेशन देता है. बहुत सी बार एग्जीक्यूटिव समरी पढ़ के भी इन्वेस्टर आगे के पेजेस पढ़ना है नहीं पढ़ना इसके ऊपर डिसीजन लेते हैं. क्योंकि अगर एग्जीक्यूटिव समरी अगर उनको बोर लगी या उनको लगा कि वो कंटेंट नहीं है इसमें, देन दे विल नॉट रीड योर बिजनेस प्लान. सो द एग्जीक्यूटिव समरी और अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पज succinctly encapsulates your reason for writing the business plan. आप क्यों बिजनेस प्लान लिखते हो इसका एक समराइज फॉर्म वहाँ पे होना चाहिए. इट टेल्स द रीडर व्हाट यू वांट एंड व्हाई राइट अप फ्रंट. आप क्या चीज़ों को अचीव करना चाहते हो, क्या पर्पज़ लेके आपने बिजनेस प्लान को क्या प्रिपेयर किया है. आर यू लुकिंग फॉर अ $10,000 लोन टू रिमॉडल एंड रिफर्बिश योर फैक्ट्री. क्या आप आपकी फैक्ट्री को मतलब रिफर्बिश करना चाहते हो, फिर से रिनोवेट करना चाहते हो, उसके लिए आपको फंड्स की ज़रूरत है. अ लोन ऑफ $25,000 एक्सपांड योर प्रोडक्ट लाइन और बाय न्यू इक्विपमेंट. कोई नया इक्विपमेंट आपको परचेस करना है या जिस प्रोडक्ट लाइन में आप आज हो उससे दूसरे कुछ इसमें आपको जाना है, डाइवर्सिफाई करना है. हाउ विल यू रिपे योर लोन, ये भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है. एंड ओवर व्हाट टर्म्स, कैसे उसको रिपे करेंगे. वुड यू लाइक टू फाइंड अ पार्टनर टू होम यू विल सेल 25% ऑफ योर बिजनेस. व्हाट्स इन इट फॉर हिम और हर. द क्वेश्चन दैट परटेन टू योर सिचुएशन शुड बी एड्रेस हियर क्लियरली एंड सक्सेंटली. सारी चीज़ें ऑलमोस्ट स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए आपको कि पार्टनर्स कितने होंगे. अगर आप फ्यूचर में पार्टनर्स मतलब बिजनेस अगर सेल करते हो तो पार्टनर को क्या रेम्यूनरेशन दिया जाएगा. ओके, ईच एंड एवरीथिंग. द समरी और स्टेटमेंट शुड बी नो मोर देन अ हाफ अ पेज. एक पर्टिकुलर पेज या हाफ अ पेज समरी, एग्जीक्यूटिव समरी क्या है होना चाहिए. व्हेन डिस्क्राइबिंग योर बिजनेस से विच सेक्टर इट फॉल्स, वेदर होलसेल, रिटेल और सर्विस. और एक चीज़ जो वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव समरी में कि आपका बिजनेस किस तरीके का रहेगा. whether it is a wholesale kind of, retail kind of, or you want to enter into the service sector. So executive summary बिजनेस के बारे में एक तरीके का एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है रीडर्स के माइंड में. अगर ये बहुत शॉर्ट में और बहुत स्पेसिफिकली अगर रहा तो आगे के कंटेंट्स पढ़ने के लिए इन्वेस्टर क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं. फिर आता है मार्केट एनालिसिस. कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको करनी है दैट इज़ द मार्केट एनालिसिस. मार्केट एनालिसिस में हम देखेंगे कि हमें क्या करना पड़ता है. क्या जो प्रोडक्ट मैं लॉन्च करना चाहता हूँ क्या वो उस मार्केट में ऑलरेडी है. अगर है तो मेरा प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे अलग कैसा है. मतलब अगर मैं भी वही प्रोडक्ट सेल करूँगा जो ऑलरेडी कोई और सेल कर रहा है तो मुझे मार्केट एक्वायर करने में बहुत समय लग जाएगा. इसलिए मार्केट एनालिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है. इसका एक एग्जांपल मैंने पीछे भी आपको दिया था कि जब जियो ने इंडियन मार्केट में एंट्री करने के बारे में सोचा तो उसने कस्टमर की सबसे दुखती रत के ऊपर हाथ रखा था कि उस समय लोगों को डेटा मतलब 1 GB डेटा के लिए 250 रुपीज़ पे करना पड़ता था. तो इन्होंने जो स्कीम लाई उसके लिए इन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में 4 GB डेटा एवरीडे, सिम भी फ्री में दिया और डेटा भी फ्री में दिया. तो कितना बड़ा कस्टमर बेस डायरेक्ट डाइवर्ट हो गया वहाँ पे, है कि नहीं. सो मार्केट एनालिसिस आपको बहुत मदद करता है
आपके कॉम्पिटिटर्स को ढूंढने के लिए, आपके बिजनेस में क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर में, क्या कॉम्पिटिशन्स क्रिएट हो सकते हैं, अगर कॉम्पिटिटर्स है तो वो कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में आपका प्रोडक्ट कैसे अलग है, लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों परचेस करेंगे, क्या उस मार्केट में एंटर करने का कोई होप है, जिसको स्वॉट एनालिसिस बोला जाता है। स्वॉट एनालिसिस ये मार्केट एनालिसिस में ही किया जाता है। उसके बाद में आता है दैट इज़ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ये मार्केट एनालिसिस के ऊपर ही डिपेंड है कि जो बिज़नेस आप शुरू कर रहे हो उसको अभी क्या कंपटीशन है और फ्यूचर में क्या कंपटीशन हो सकता है। जैसे अभी अगर कंपटीशन है तो आपको एक अलग स्ट्रेटेजी लेके मार्केट में एंटर करना पड़ेगा। फ्यूचर में कॉम्पिटिशन से अगर अराइज हो सकती है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल राइट नाउ, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट लाओगे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि फ्यूचर में उसको कोई ना कोई तो भी कंपटीशन क्या है क्रिएट हो जाएगा। अब ये कंपटीशन आपको मार्केट से बाहर निकालने के लिए या आपका मार्केट शेयर क्या है कम करने के लिए एफर्ट्स लेती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि कुछ सालों तक, पिछले अगर 5 साल या 10 साल तो नहीं बोलूँगा, 5 साल के पहले तक मैक्सिमम मार्केट जो इंडिया में टूथपेस्ट का था वो कोलगेट का था। बट जैसे ही पतंजलि ने एंटर किया मार्केट में, आप देख सकते हो कि कोलगेट का एक बहुत बड़ा शेयर ऑटोमेटिकली मार्केट से क्या हो गया, कम हो गया। फिर कोलगेट ने जो आज तक नहीं किया था वो उसको करना पड़ा, उसको अलग अलग वेरिएंट्स में अपने प्रोडक्ट्स निकालने पड़े, सॉल्ट फ्लेवर में, लेमन फ्लेवर में, नीम फ्लेवर में, आयुर्वेदिक। ओके, तो ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इसलिए करना पड़ता है कि आप अगर बिजनेस शुरू करते हो तो आप कब तक मार्केट में रह पाओगे, और ये भी स्टडी आपको आपके बिजनेस प्लान में रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस अगर आप शुरू करते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंगली कॉम्पिटिटिव एनालिसिस देना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अगर आप या कोई इन्वेस्टर आपके बिज़नेस में अगर पैसा लगा रहा है तो वो तो यही सोचेगा कि उसके लगाए गए पैसे उसको वापस कैसे मिलेंगे। मतलब आपने बिज़नेस शुरू कर दिया, दूसरा कॉम्पिटिटर आ गया तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। रेवेन्यू हाफ मतलब आप जो फाइनेंशियल कंपोनेंट्स में बताओगे कि 2 साल में 3 साल में मैं पूरा लोन नील कर दूंगा, उसको और आगे 3 साल लग जाएंगे, तो ये वेरी होता है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है बिजनेस प्लान के अंदर। उसके बाद में आता है ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, दीज आर द बेसिकली पीपल हु आर गोइंग टू वर्क फॉर यू। आप कितने लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना चाहते हो, उनकी सैलरीज क्या होंगी, उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, उनका स्पेशलाइजेशन क्या होगा, उनका अपॉइंटमेंट की प्रोसेस क्या होगी, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करना पड़ता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स या जो स्टाफ आप अपॉइंट करने वाले हो उनको जो भी कंसिडरेशंस देना पड़ेगा वो सीधा सीधा आपके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट गिराएगा। जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा लेवल पे आपको क्या है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो इसके लिए बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसीज होती है कि आप वहाँ से लोगों का रिक्रूटमेंट करोगे, अपॉइंटमेंट के बाद में ज्वाइन किए गए लोगों को क्या कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। सो इट शुड बी मेंशन इन योर operations and management. Okay, then after that the most important one is that is the financial component of your business plan. अब फाइनेंशियल कंपोनेंट्स में हमें कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने पड़ते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट्स। ओके, ये अलग अलग ये कम से कम 3 सालों के लिए आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं जो प्रोजेक्टेड होते हैं। मतलब आपके बिजनेस में क्या क्या असेट्स आप परचेस करोगे, पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे री इन्वेस्टमेंट होगा, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल बताए गए इसके अंदर। जैसे आफ्टर द डिफाइनिंग द प्रोडक्ट, मार्केट एंड ऑपरेशन, द नेक्स्ट एरिया टू टर्न ऑफ द अटेंशन ऑफ द 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट यू हैव टू सबमिट ओके इन योर बिजनेस प्लान, द इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आपको इनकम स्टेटमेंट देना पड़ेगा, कैश फ्लो और बैलेंस शीट का। द इनकम स्टेटमेंट इज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपोर्ट ऑन द बिजनेस कैश जनरेटिंग एबिलिटी। इनकम सर्टिफिकेट आपके बिजनेस में कैश जनरेशन एबिलिटी को इंडिकेट करेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टूल्स फॉर योर बिजनेस सिंस इट शोज हाउ मच कैश यू विल नीड टू मीट द ऑब्लिगेशंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके बिजनेस के दायित्व या ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कितने कैश की ज़रूरत है उसके बारे में बताएगा। सो व्हेन यू रिक्वायर इट एंड वेयर इट विल कम फ्रॉम, कितने पैसों की ज़रूरत है, वो पैसा कहाँ से आएगा। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ मंथली बेसिस ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर।
पहले साल के लिए आपको ये मंथली बेसिस पे बनाना पड़ेगा, क्वार्टरली बेसिस फॉर द सेकेंड ईयर एंड एनुअल बेसिस फॉर द थर्ड ईयर। जैसे मैंने बताया हर स्टेटमेंट आपको 3 साल के लिए बनाने पड़ते हैं। ओके, जैसे इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और वैसे ही बैलेंस शीट के बारे में भी है। द लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू नीड इज अ बैलेंस शीट। अनलाइक द प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट इज जनरेटेड एन्युअली। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट ही सिर्फ पहले साल के लिए मंथली, सेकंड साल के लिए क्वार्टरली और थर्ड साल के लिए एन्युअली बनाना है, बट बैलेंस शीट तो एन्युअली बनता है। सो मोर और लेस समरी ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रोकन डाउन इन 3 एरियाज, असेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। ओके, तो फाइनेंशियल कंपोनेंट्स में ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट या इनकम स्टेटमेंट देना पड़ेगा, कैश फ्लो और बैलेंस शीट देना पड़ता है। और लास्ट है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जो आज एक मिनिमम बोला गया है, जो लोन की प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए लगते हैं। इन दिस सेक्शन इंक्लूड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स दैट आर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ योर रीडर। जो भी इन्वेस्टर है उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, आपका रिज्यूमे हो सकता है, देन कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर्स, कस्टमर और क्लाइंट, देन लेटर्स ऑफ रेफरेंसेस, लेटर ऑफ इंटेंट, कॉपी ऑफ योर लीज एंड एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंटेशन, इनकम टैक्स के रिटर्न्स हो सकते हैं। ओके, तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका आएगा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बिजनेस प्लान को बनाने के लिए। मतलब इन चीज़ों को अगर हम हमारे बिजनेस प्लान में इंक्लूड करते हैं तो इन्वेस्टर को बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि उसमें कुछ गलतियाँ निकालें। ओके, सो दैट इज़ द बेसिक कंसेप्ट। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ द लास्ट टॉपिक ऑफ 4th यूनिट, दैट इज़ बिजनेस साइज एंड लोकेशन डिसीजन।